अभी और कितनी देर से यहाँ रखना पड़ेगा? ज्यादा देर नहीं, जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ज्यादा शदीद किस्म की इंजरीज नहीं है, बस घर में कुछ दिनों तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। उसका जहन लाशऊर से शऊर का सफर तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमानी आवाजें थी, अब वो उन्हें मफहूम पहना रहा था। आवाजों को पहचान रहा था। उनमें से एक आवाज सिकंदर उस्मान की थी, दूसरी यकीनन किसी डॉक्टर की। सालार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसकी आंखें यकदम चुंधिया गई थी। कमरे में बहुत तेज रोशनी थी, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा था। वो उनके फैमिली डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। वो एक बार पहले भी यहाँ ऐसे ही कमरे में रह चुका था, और ये पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। उसका जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दर्द का एहसास उसे फिर होने लगा था। अब वो एक बहुत नर्म और आरामदेह बिस्तर पर था। उसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो उसने सरकारी अस्पताल में पहना था, जहाँ से ले जाया गया था। वो एक और लिबास से मलबूस था। यकीनन उसके जिस्म को पानी की मदद से साफ भी किया गया था, क्योंकि उसे आधे बाजुओं वाली शर्ट से झांकते अपने बाजों पर कहीं भी मिट्टी या गर्द नजर नहीं आ रही थी। उसकी कलाइयों के गिर्द पट्टियां बंधी हुई थी, और उसके बाजुओं पर छोटे छोटे बहुत से निशानात थे। बाजू और हाथ सूजे हुए थे। वो अंदाजा कर सकता था कि ऐसे ही बहुत से निशानात उसके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। उसे अपनी एक आंख भी सूजी हुई महसूस हो रही थी, और उसके जबड़े भी दुख रहे थे। मगर उससे भी ज्यादा बुरा हाल गले का था। उसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी जो अब तकरीबन खत्म होने वाली थी। पहली बार उसको होश में डॉक्टर ही ने देखा था। ये उनका फैमिली डॉक्टर नहीं था, शायद उसके साथ काम करने वाला कोई और फिजिशियन था। उसने सिकंदर को उसकी तरफ मुतवज्जा किया। होश आ गया है। सालार ने एक सोफे पर बैठे तैयबा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, मगर सिकंदर आगे नहीं आए थे। डॉक्टर अब उसके पास आकर उसकी नब्ज चेक कर रहा था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सालार जवाब में कुछ कहना चाहता था, मगर उसके हलक से आवाज नहीं निकल सकी। वो सिर्फ मुंह खोल कर रह गया। डॉक्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सालार ने तकिए पर रखा हुआ अपना सर नफी में हिलाया। बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर शायद पहले ही उसके गले की प्रॉब्लम्स के बारे में जानता था। सालार ने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से एक टॉर्च नुमा आला उठाया। मुंह खोलें। सालार ने देखते जबड़ों के साथ अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर कुछ देर उसके हलक का मुआयना करता रहा, फिर उसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, उसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया। फिर उसने एक राइटिंग पैड और पेन सालार की तरफ बढ़ा दिया। नर्स तब तक उसके बाजू में लगे ड्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठो और बताओ क्या हुआ है गले को। उसे उठकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नर्स ने तकिया उसके पीछे रख दिया था, और वो राइटिंग पैड हाथ में लिए सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों में पकड़े पेन को देखता रहा। उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपनी वो चीखें याद आ रही थीं जिन्होंने उसे अब बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? ये कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीजें छीन कर बांध दिया गया था, या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए जिंदा कब्र में उतार दिया गया था ताकि मुझे सवालों का जवाब मिल जाए। वॉट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी? वो सफेद कागज को देखता रहा। फिर उसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाक़या तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नज़र उन 7-8 जुमलों पर डाली, और फिर उसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नज़र डाली। हाँ, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर उन दोनों के दरमियान उसके गले के चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ राइटिंग पैड सालार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पुलिंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूंगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तइल थे। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की कोई नई कोशिश। वो कहना चाहता था, फॉर गॉड सेक ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह उनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि उसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की। ये पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है। सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तइल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब उससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाह कर बैठे हम? सिकंदर उस्मान को यकीन था कि यह भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, उसके हाथ पांव पर मौजूद उन जख्मों को कोई डकैती करार नहीं दे सकता था, और वो भी उस सूरत में जब इस वाक़े का कोई गवाह नहीं था।
सालार को शेर आया वाली कहानी याद आई। बाज कहानियां वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ ही गंवा चुका था, अपनी इज्जत, खुद एतमादी, गुरूर, फख्र, हर चीज। वो किसी पाताल में पहुंच गया था। कोई नया ड्रामा किए बड़े दिन गुजर गए थे तुम्हें, तो तुमने सोचा माँ बाप को क्यों महरूम रखूं, इन्हें जलील ख्वार किए बड़ा अरसा हो गया है, अब नई तकलीफ देना चाहिए। हो सकता है सिकंदर ये ठीक कह रहा हूं। आप पुलिस को गाड़ी के बारे में इत्तला तो दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है, कभी आज तक ठीक कहा है इसने? मुझे इस बकवास के एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन मुझे अपनी हरकत की वजह से फांसी पर चढ़वा देगा, और तुम कह रही हो कि पुलिस को इत्तला दूं, अपना मजाक बनवाऊं। कार के साथ भी कुछ ना कुछ किया होगा इसने, बेच दी होगी किसी को, या कहीं फेंक आया होगा। वो अब उसे बाकी गालियां दे रहे थे। उसने कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना था। वो सिर्फ डांटा करते थे। वो उनके डांट पर भी मुश्तैल हो जाया करता था। चारों भाइयों में वो वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने का भी रवादार नहीं था। और उससे बात करते हुए सिकंदर बहुत मोहतात हुआ करते थे, क्योंकि वो किसी भी बात पर मुश्तैल हो जाया करता था। मगर आज पहली दफा सालार को उनकी गालियों पर गुस्सा भी नहीं आया था। वो अंदाजा कर सकता था कि उसने उन्हें किस हद तक जिज कर दिया है। वो पहली बार उस बेड पर बैठे अपने माँ बाप की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। कौन सी चीज थी जो उन्होंने उसे नहीं दी थी? उसके मुंह से निकलने से पहले वो उसकी फरमाइश पूरी कर देने के आदी थे। वो उसके बदले में उन्हें क्या देता रहा था, क्या दे रहा था? जहनी हसीयत, परेशानी, तकलीफ। इसके अलावा उसके बहन भाइयों में से किसी ने उनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। सिर्फ एक वो था जो, किसी दिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को खुदकुशी करनी पड़ेगी, तुम्हें तभी सुकून मिलेगा, सिर्फ तभी चैन आएगा तुम्हें। पिछली रात उस पहाड़ पर इस तरह बंधे हुए उसे पहली बार उनकी याद आई थी। पहली बार उसे पता चला था कि उसे उनकी कितनी जरूरत थी। वो उनके बगैर क्या करेगा? उसके लिए उनके अलावा कौन परेशान होगा? उसे सिकंदर के लफ्जों से जिंदगी में पहली बार कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से सिकंदर के ज्यादा करीब रहा था, और उसके सबसे ज्यादा झगड़े भी उन्हीं के साथ होते रहते थे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल न देखूं, तुम्हें दोबारा वहीं फेंक दूं जिस जगह के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अब बस करो सिकंदर, तैयबा ने उनको टोका। मैं बस करूं? मैं क्यों बस नहीं करता? कभी तो तरस खा ले ये हम लोगों पर और अपनी हरकतें छोड़ दे। क्या इस पर यह फर्ज करके इस जमीन पर उतारा गया था कि हमारी जिंदगी को अजाब बना दे? सिकंदर तैयबा की बात पर मजीद मुश्तइल हो गए। अभी वो पुलिस वाले बयान लेने आ जाएंगे जिन्होंने उसे सड़क पर से पकड़ा था। ये बकवास पेश करेंगे उनके सामने कि इस बेचारे को किसी ने लूट लिया है। अच्छा तो ये होता कि इस बार बाकी से कोई लूटता और इसे पहाड़ से नीचे फेंकता, ताकि मेरी जान छूट जाती। सालार बेख्तियार से सकने लगा। सिकंदर और तैयबा भौंचका रह गए। वो अपने दोनों हाथ जोड़े रो रहा था। वो जिंदगी में पहली बार उसे रोता देख रहे थे। वो भी हाथ जोड़े। वो क्या कर रहा था? क्या चाह रहा था? क्या बता रहा था? सिकंदर उस्मान बिल्कुल साकित थे। तैयबा उसके करीब बैठ गई। उन्होंने सालार को अपने साथ लगाते हुए थपकने की कोशिश की। वो बच्चों की तरह उनसे लिपट गया। उसकी पायती की तरफ खड़े सिकंदर उस्मान को अचानक एहसास हुआ कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। शायद उसके साथ वाकई कोई हादसा हुआ था। वो तैयबा के साथ लिपटा नन्हे बच्चों की तरह हिचकियों से रो रहा था। तैयबा उसे चुप कराते कराते खुद भी रोने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पर भी रोने का आदी नहीं था। फिर आज क्या हुआ था उसे कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे? उससे दूर खड़े सिकंदर उस्मान के दिल में कुछ होने लगा। अगर ये सारी रात वाकई वहां बना रहा था तो वो सारी रात उसके इंतजार में जागते रहे थे और बिगड़ते रहे थे। उनका ख्याल था कि वो गाड़ी लेकर फिर कहीं लाहौर या कहीं और आवारा गर्दी के लिए चला गया होगा। उन्हें तशवीश हो रही थी, मगर सालार की हरकतों से वाकिफ थे, इसलिए तशवीश से ज्यादा गुस्सा था। और 2:30-3 बजे के करीब वो सोने के लिए चले गए थे जब उन्हें फोन पर पुलिस की तरफ से इत्तला मिली थी। वो हॉस्पिटल पहुंचे थे और उन्होंने उसे वहां बहुत अबतर हालत में देखा था, मगर वो यकीन करने पर तैयार न थे कि उसके साथ कोई हादसा हुआ था। वो जानते थे कि वो खुद को अजियत पहुंचा रहा था। जो शख्स अपनी कलाई काट ले, वन वे को तोड़ते हुए ट्रैफिक की भीड़ में अपनी बाइक दे मारे, स्लीपिंग पिल्स ले ले, अपने आप को बांधकर पानी में उल्टा कूद जाए, इसके लिए एक बार फिर अपनी यह हालत करना क्या मुश्किल है। उसका जिस्म कीड़ों के काटने के निशानात से जगह जगह भरा हुआ था। बाज़ जगहों पर नीलाहट थी। उसके पैर भी बुरी तरह जख्मी थे। हाथों की कलाइयों, गर्दन और पुश्त का भी यही हाल था। उसके जबड़ों पर भी खराशें पड़ी हुई थी। उसके बावजूद सिकंदर उस्मान को यकीन था कि यह सब कुछ उसकी अपनी कारस्तानी ही होगी। शायद उस वक्त वो बोलने के काबिल होता और वजाहत पेश करता तो कभी भी उस पर यकीन न करते,
मगर उसे इस तरह हिचकियों के साथ रोते देखकर उन्हें यकीन आने लगा था कि वो सच कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने मोबाइल पर पुलिस से राब्ता किया। 1 घंटे के बाद उन्हें पता चला कि सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही पकड़ी जा चुकी है और उसके साथ 2 लड़के भी। पुलिस ने उन्हें एक मामूल की चेकिंग के दौरान लाइसेंस और गाड़ी के कागजात ना होने पर घबरा जाने पर पकड़ा था। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि उन्होंने गाड़ी कहीं से छीनी थी। वो सिर्फ यही कहते रहे कि वो गाड़ी उन्हें कहीं से मिली थी और वो सिर्फ शौक और तजस्सुस से मजबूर होकर चलाने लगे। चूंकि पुलिस के पास अभी तक गाड़ी की FIR भी दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए उनके बयान की तस्दीक मुश्किल हो गई थी। मगर सिकंदर उस्मान के FIR के कुछ देर बाद ही उन्हें कार के बारे में पता चल गया था। अब वो सही मानों में सालार के बारे में तशवीश का शिकार हुए थे। सिकंदर और तैयबा सालार को उस रात वापस नहीं लेकर आए। वो उस रात हॉस्पिटल में ही रहा। अगले दिन उसके जिस्म का दर्द और सूजन में काफी कमी वाक़ई हो चुकी थी। वो दोनों 11 बजे के करीब उसे घर ले आए। इससे पहले पुलिस के 2 एहलकारों ने उससे एक लंबा चौड़ा तहरीरी बयान लिया था। सिकंदर और तैयबा के साथ अपने कमरे में दाखिल होते हुए पहली बार उसे अपनी खिड़कियों पर लगी मुख्तलिफ मॉडल्स की उन न्यूड तस्वीरों को देखा और बेख्तियार शर्म आई। तैयबा और सिकंदर बहुत बार उसके कमरे में आते रहे थे। वो तस्वीरें उनके लिए कोई नई या काबिल एतराज चीज नहीं थी। तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारे फ्रिज में फल और जूस रखवा दिया है। भूख लगे तो निकाल कर खा लेना या फिर मुलाजिम को बुलवा लेना, वो निकाल देगा। तैयबा ने उससे कहा। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक उसके पास रहे, फिर खिड़की के पर्दे बराबर करके उसे सोने की ताकीद करते हुए चले गए। वो उनके बाहर निकलते ही उठकर बैठ गया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। खिड़की के पर्दे हटाकर उसने बहुत तेजी से उन पर लगी हुई तमाम तस्वीरों को उतारना शुरू कर दिया। पोस्टर्स, तस्वीरें, कटआउट। उसने चंद मिनट में पूरा कमरा साफ कर दिया था। वॉशरूम में जाकर उसने बाथ टब में उन्हें फेंक दिया। वॉशरूम की लाइट जलाने पर उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी थी। वो बुरी तरह सूजा हुआ और नीला हो रहा था। वो ऐसे ही चेहरे की तवक्को कर रहा था। वो एक बार फिर वॉशरूम से निकल आया। उसके कमरे में पोर्नोग्राफी के बहुत से मैगजीन भी पड़े थे। वो उन्हें उठा लाया। उसने उन्हें भी बाथ टब में फेंक दिया और फिर वो बारी बारी अपने रैक में पड़ी हुई गंदी वीडियोज उठाकर उसमें से टेप निकालने लगा। आधे घंटे के अंदर उसका कारपेट टेप के ढेर से भरा हुआ था। उसने वहां मौजूद तमाम वीडियोज को ज़ाया कर दिया और टेप के उस ढेर को उठाकर बाथ टब में फेंक दिया और लाइटर के साथ उन्हें आग लगा दी। एक चिंगारी सी भड़की थी और तस्वीरों और टेप का वो ढेर जलने लगा था। उसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था। बाथरूम की खिड़कियां खोल दी। वो उस ढेर को इसलिए जला रहा था क्योंकि वो उस आग से बचना चाहता था जो दोज़ख में उसे अपनी लिपटों में ले लेती। आग की लिपटें तस्वीरों और टेप के उस ढेर को खा रही थी, यूं जैसे वो सिर्फ आग के लिए बनाई गई थी। वो पलके झपकाए बगैर बाथ टब में आग के उस ढेर को देख रहा था, यूं जैसे उस वक्त किसी दोज़ख के किनारे खड़ा था। एक रात पहले उस पहाड़ी पर इस हालत में इस्लामाबाद की रोशनियों को देखते हुए उसने सोचा था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी और वो उसके बाद दोबारा कभी इन रोशनियों को नहीं देख सकेगा। उसने हिज़यानी हालत में गला फाड़कर चीखते हुए बार बार कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दें, सिर्फ एक मौका दें, मैं कभी गुनाह के पास नहीं जाऊंगा। उसे ये मौका दे दिया गया था। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया था। आग ने उन सब कागजों को राख बना दिया था। जब आग बुझ गई तो उसने पानी खोलकर पाइप के साथ उस राख को बहाना शुरू कर दिया। सालार पलटकर दोबारा वॉश बेसिन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके गले में मौजूद सोने की चेन को वो लोग उतार कर ले गए थे, मगर उसके कान की लौ में मौजूद डायमंड टॉप्स वहीं था। वो प्लैटिनियम में जड़ा हुआ था और उन लोगों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। शायद उनका ख्याल होगा कि वो कोई मामूली पत्थर या फिर जरखून होगा, या फिर शायद उसके लंबे खुले बालों की वजह से उसके कानों की लौ में छुपी रही होगी। वो कुछ देर आईने में खुद को देखता रहा, फिर उसने कान की लौ में मौजूद टॉप्स उठाकर वॉश बेसिन के पास रख दिया। शेविंग किट में मौजूद क्लिपर उसने निकाला और अपने बाल काटने लगा। बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ वॉश बेसिन में बहता हुआ पानी उन बालों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। रेजर निकालकर उसने शेव करनी शुरू कर दी। वो जैसे अपनी तमाम निशानियों से पीछा छुड़ा रहा था। शेव करने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले, अपने हाथों में बंधी पट्टियां खोली और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो पूरा 1 घंटा अपने पूरे जिस्म पर एक एक हिस्से को कलमा पढ़कर साफ करता रहा, यूं जैसे वो आज पहली बार इस्लाम से मुतारिफ हुआ हो, पहली बार मुसलमान हुआ हो। वॉशरूम से बाहर आकर उसने फ्रिज में रखे सेब के चंद टुकड़े खाए और फिर सोने के लिए लेट गया। दोबारा उसकी आंख अलार्म से खुली जिसने उसे सोने से पहले लगाया था। वो बज रहे थे। माय गॉड सालार, ये अपने बालों का क्या किया तुमने? तैयबा उसे देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई
कि वो बोलने के काबिल नहीं था। सालार ने अपनी जेब से कागज निकाल कर उनके सामने रख दिया। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, उस पर लिखा हुआ था। किस लिए? तैयबा ने उसे हैरानी से देखा। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, कुछ घंटे हुए हैं तुम्हें हॉस्पिटल से आए, और तुम एक बार फिर आवारागर्दी के लिए निकलना चाहते हो। तैयबा ने उसे कदर नर्म आवाज में झिड़का। मम्मी, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। सालार ने एक बार फिर कागज पर लिखा। मैं आवारागर्दी करने के लिए नहीं जा रहा। तैयबा कुछ देर उसे देखती रही। तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ, सालार ने सर हिला दिया। वो जिस वक्त मार्केट की पार्किंग में गाड़ी से उतरा शाम हो चुकी थी। मार्केट की रोशनियां वहां जैसे रंग और नूर का एक सैलाब ले आई थी। वो जगह जगह फिरते लड़के लड़कियों को देख सकता था। मगरबी मलबूसात में मलबूस बेफिक्री और लापरवाही से कहकहे लगाते हुए उसे जिंदगी में पहली बार उस जगह से वहशत हुई थी। वही वहशत जो वो 48 घंटे पहले मार्गला की उन पहाड़ियों पर महसूस कर रहा था। वो उन्हीं लड़कों में से एक था, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला, बुलंदो बांग कहकहे लगाने वाला, फजूल और बेहुदा बातें करने वाला। अपना सर नीचे किए वो किसी भी चीज पर ध्यान दिए बगैर सामने नजर आने वाली बुक शॉप में चला आया। अपनी जेब से कागज निकालकर उसने दुकानदार को अपनी मतलूबा किताबों के बारे में बताया। वो कुरान पाक का एक तर्जुमा और नमाज के बारे में कुछ दूसरी किताबें खरीदना चाहता था। दुकानदार ने उसे हैरानी से देखा। वो सालार को अच्छी तरह जानता था। वो वहां से पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन्स और सिडनी शेल्टन और हैरल्ड रोबिन समेत चंद दूसरे इंग्लिश नॉवेल्स लिखने वालों के हर नए नॉवेल को खरीदने का आदी था। सालार उसकी नजरों के इस तेजाब को समझता था। वो उससे नजरें मिलाने के बजाय सिर्फ काउंटर को देखता रहा। वो आदमी किसी सेल्समैन को हिदायत देता रहा। फिर उसने सालार से कहा, आप बड़े दिन बाद आए हैं, कहीं गए हुए थे स्टडीज के लिए बाहर? उसने सर हिलाते हुए सामने पड़े हुए कागज पर लिखा। और ये गले को क्या हुआ? बस ठीक नहीं है, उसने लिखा। सेल्समैन कुरान पाक का तर्जुमा और दूसरी मतलूबा किताबें ले आया। हाँ, ये इस्लामी किताबों का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोग बहुत पढ़ने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है, खासतौर पर बाहर जाकर तो जरूर पढ़ना चाहिए। दुकानदार ने बड़े कारोबारी अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो अपने सामने पड़ी किताबों पर एक नजर दौड़ाने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने दाएं हाथ कुरान पाक के तर्जुमे के साथ काउंटर पर खाली जगह पर शॉपकीपर ने उसके सामने पोर्नोग्राफी के कुछ नए मैगजीन्स रख दिए। किताबों को देखते देखते उसने चौंक कर सर उठाया। ये नए आए हैं, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, हो सकता है आप खरीदना पसंद करेंगे। सालार ने एक नज़र कुरान पाक के तर्जुमे को देखा, दूसरी नज़र चंद इंच दूर पड़े उन मैगजीन्स को देखा। गुस्से की एक लहर सी उसके अंदर उठी थी। क्यों? वो नहीं जानता था। अपने बाएं हाथ से उन मैगजीन्स को उठाकर वो जितनी दूर उस शॉप के अंदर फेंक सकता था उसने फेंक दी। चंद लम्हों के लिए पूरी शॉप में खामोशी छा गई। सेल्समैन हक्का बक्का खड़ा था। बिल, सालार ने कागज पर घसीटा और सुर्ख चेहरे के साथ उस सेल्समैन की आंखों के सामने उस कागज को किया। सेल्समैन ने कुछ भी कहे बगैर अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर उन किताबों का बिल बनाना शुरू कर दिया जो उसने सामने रखी थी। चंद मिनटों में सालार ने बिल अदा किया और किताबें उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इडियट। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने काउंटर के पास खड़ी एक लड़की का तबसरा सुना। मुखातिब कौन था उसने मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। वो जानता था वो तबसरा उसी पर किया गया था।